नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। प्रकृति का मिजाज भी कितना अजीब होता है। जब एक तरफ मावठ की फुहारें तो दूसरी तरफ सूखी धरती और रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स यानी अमृत बनकर के बरसती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये फुहारें ओलों की मार में बदल जाती हैं तो अन्नदाता के सपनों पर बिजली बनकर के गिरती हैं। किसान की 6 महीने की हाथ तोड़ मेहनत जब पक करके तैयार होती है तब उसे इंतजार होता है एक हल्की सी मावठ का। लेकिन क्या हो जब वही आसमान बरकत के बजाय आफत बरसाने लगे। मावठ की फुहार जहां गेहूं सरसों में जान फूंकती है तो वहीं ओलों की मार उसे मिट्टी में मिला देती है। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुदरत के दोहरे चेहरे की, और जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर कैसे इस मुश्किल के वक्त में आखिर किसान क्या कर सकते हैं। और ऐसे में कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि आखिर ओला गिरने के बाद फसल बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या कोई प्रोटेक्टिव स्प्रे भी होता है जो नुकसान को थोड़ा कम कर सकता है, और मावठ के फायदे क्या हैं, लेकिन ओलावृष्टि से नुकसान होने से कैसे बचा जा सकता है। अब प्रकृति की मार है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन उससे बचने के भी कुछ उपाय हो सकते हैं क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है, और इसलिए किसान भाई ये कार्यक्रम जरूर देखें। और जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं जिनसे बात बारीकी में होगी और समझेंगे कि आखिर किसानों की फसलों को कैसे बचाया जा सकेगा। हमारे साथ गुरुदत्त मिश्र जी मौसम विशेषज्ञ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरुदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ किसान नेता नानूराम निठारवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नानू जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर, क्योंकि किसानों की जो परेशानियां हैं किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हम आप चाहे कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन असल जो परेशानी है वो किसान ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में नानूराम जी आपसे ही कर रहा हूं। किसानों के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। अब 6 महीने की मेहनत होती है, हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद जब ये परिणाम का समय आता है, मावठ खुशी लेकर के आती है, लेकिन दूसरी तरफ ओलावृष्टि नुकसान। अभी तक कितना नुकसान हुआ, क्या प्रकृति के जो ये मार हो रही है या जो परिवर्तन जो हो रहा है, कितना इससे परेशानी है, और मावठ किस रूप में फायदा भी देती है? शुभेंदु जी, मैं आपको बताऊं, इस समय जनवरी के महीने के अंदर अगर बरसात होती है, जो मावठ होती है, उसे हम अमृत कहें तो बुरा नहीं कहेंगे। क्योंकि इस समय रान में वैसे भी शुष्क एरिया है, इसमें पानी की कमी रहती है ज्यादातर, तो लोग ज्यादातर किसान यही आशा करते हैं कि साहब मावठ हो जाए। तो मावठ होने से हमारे लोग कहा करते थे, और आज भी वो कहावत भी प्रचलित है, हमने देखा भी है, इससे अनाज और चारा दोनों डबल हो जाते हैं। लेकिन आपने बताया ओलों के साथ साथ में, जैसे अगर ओले आते हैं तो फिर किसान को नुकसान होता है। लेकिन इस समय बालियां निकल रही है, बालियां कच्ची है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं खेत के बीच में पहुंचा, मेरे खेत के बीच से डिबेट कर रहा हूँ। इस समय बालियां निकलनी अभी तक नहीं निकली। जो अक्टूबर में बुआई हो जाती है उनकी बालियां निकल जाती है, 25 नवंबर तक होती है, उनकी करीबन निकलने की तैयारी रही है। ठीक है। इस समय अगर ओलावृष्टि होती है तो खासकर फसलों को तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि छोटी है अभी फसलें, पूरी पकने के बाद में ओले पड़ते हैं तो ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात, ओलावृष्टि अगर होती है उससे बाद के अंदर अगर पाला जमता है तो उससे बालियां जल जाती है, और जो सब्जी बोते हैं वो कमजोर पड़ जाती है। उसमें कमजोर पड़ने से दीमक का, कीट का, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो मावठ हुई है इससे फिलहाल ज्यादा नुकसान नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ज्यादातर ओलों के, जहां तक मैंने सुना है, तो कम दूर में ओले गिरे हैं, कई जगह पर गिरे हैं, सभी जगह पर नहीं गिरे हैं। तो इससे फायदा ज्यादा है, नुकसान है फिलहाल। लेकिन रात्रि का तापमान, इसमें रात्रि का तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी, गिरावट होगी तो ठंड बढ़ेगी। ठंड बढ़ने से क्या है कि फसल अच्छी पक जाएगी। और फरवरी या मार्च में अगर ओले गिरते हैं वो नुकसान ज्यादा होता है। यानी कि फरवरी मार्च में अगर ओले गिरे तो ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि मावठ के बहुत सारे फायदे हैं। इसके क्या फायदे हैं वो नानूराम जी ने भी बता दिया, और हम लगातार अपने ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और किसानों को ये समझ में बेहतर तरीके से आ भी पाएगा कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन इसमें मैं श्रीवास्तव सर को भी कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं, क्योंकि तकनीकी रूप से किसानों को ये समझना और बताना कि कैसे अगर मावठ के फायदे हैं तो अगर ओलावृष्टि इस दौरान हो रही है, जो कि कई जगहों पर हुई भी है, तो उससे क्या नुकसान होने की संभावना है। जहां पर फसलें थोड़ी खड़ी भी हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, तो वहां पर अगर ओलावृष्टि होती है तो किस रूप में इसका नुकसान श्रीवास्तव सर देखा जा सकता है, और क्या कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे हम ओलावृष्टि के प्रभाव को फसलों पर थोड़ा सा कम कर सकते हैं? आप सभी को नमस्कार और बसंत पंचमी की सबको, आपकी सबको शुभकामनाएं।
देखिए, बारिश जो इस समय जो बारिश होती है, जैसा नाथूराम जी ने कहा, नंदराम जी ने, इस समय की जो बरसात होती है वो फसलों के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि बारिश धीमे धीमे होती है तो सारा पानी जो है जमीन में जाता है और 1 से 2 सिंचाई जो है वो किसान की बच जाती है और करीब करीब प्रति हेक्टेयर उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में 3 से लेकर 5,000 रुपए तक की बचत होती है। डिपेंड करता है कि वो डीजल से सिंचाई करता है या बिजली की पंप से सिंचाई करता है, तो वो तो बहुत आराम है। और जहाँ तक इसकी बात है कि अगर बाली नहीं निकली है तो ओले से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी चेक कर रहा था कि किन फसलों को नुकसान हो सकता है। तो गेहूं में, जौ में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसमें फायदा ही होगा पानी मिलने से। हाँ, नुकसान होगा तो जहां तक मुझे लगता है वो होगा सरसों में, क्योंकि सरसों में फूल आ गए हैं और उन फूलों को नुकसान पहुंच सकता है ओले से। लेकिन इस समय ज्यादातर ओले छोटे वाले गिरते हैं और बड़े ओले जो है वो मार्च में ज्यादा गिरते हैं। छोटे ओले इस समय गिरते हैं और वो छोटे ओलों से फूलों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, और थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन उसका फिर वो तो भुगतना ही पड़ता है इस समय के छोड़कर। लेकिन जो फूल टूटेंगे भी वो बाकी फूलों से करीब करीब कंपेंसेट हो जाता है कि उससे जो है ज्यादा फूल आ जाएंगे। वो यही है कि इस समय जो पानी मिलेगा वो उसको कंपेंसेट कर देगा। अच्छा, अगर ये बारिश अगर थोड़ा सा लंबा खिंचती है तो ये फायदे में बरकरार रहेगी या फिर कहीं फिर थोड़ा सा खतरा बन जाएगा? नहीं, अगर बहुत ज्यादा खिंच गया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय जो फसल बढ़ती रहेगी, अगर बालियां निकल आएंगी, जैसे गेहूं में बालियां निकल आएंगी तो परेशानी होगी। सरसों में अगर दाने आ गए, फलियां निकलने लगी, तो फलियां अगर टूटती हैं तो परेशानी होगी। फूल जब तक है, कुछ फूल टूटे, फूल चूंकि देखिए जो वो होता है, क्या कहते हैं, ये कागज है, कागज के ऊपर आपको चीज पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, तो पड़ेगी तो निकल के जमीन पे गिर जाएगी, तो फूल कम टूटते हैं। लेकिन एक बार वो आगे फल आगे, फली आ गई, तो फली के टूटने का चांस ज्यादा होता है। तो ये ना, ये जो चीज कठोर होती है वो टूटती जल्दी है। नरम स्वभाव को नरम रखना चाहिए ताकि वो टूटे ना। वही आज प्रकृति में भी सिखाया है। तो अगर फसल उस कंडीशन में है तो उसके खराब होने के चांसेस काफी कम होते हैं। खराब तो थोड़ा बहुत होगा ही, होता है, लेकिन कम होगा। ठीक है, अगर यही सिचुएशन। अच्छा, ये सब कुछ निर्भर करता है मौसम पर। अगर ये बारिश ज्यादा लंबी चलती है तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना होगी, ओलावृष्टि हो जाती है तो ज्यादा नुकसान होगा। तो यानी कि मौसम भी होगा, प्लस आपकी फसल किस स्टेज पे है। ठीक है, कितनी फसल पक चुकी है, कितनी तैयार हो चुकी है, ये निर्भर उस पर भी करता है। अभी फसल पकी नहीं होगी, सरसों की फसल भी अभी पकने में 15-20-25 दिन अभी और लगेंगे। देखिए, अगर फसल जो है थोड़ी सी वैसी स्टेज पे है कि अभी फली बाहर नहीं आई है, केवल फूल है, तो मेटल बचत हो जाती है। ठीक है, मैं इसमें गुरुदत्त जी को भी कार्यक्रम में जरा जोड़ रहा हूं। गुरुदत्त जी, एक तो बहुत हद तक निर्भर करता है कि मौसम कैसा रहने जा रहा है। अभी तो बड़ी मावट हो रही है, मावट के फायदे जो हैं वो हमने जान ही लिए हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि फायदा कब तक बना रहेगा। अगर ये बारिश इसी रूप में रहती है, यहीं तक सीमित रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब सभी की नजरें ये हैं कि मौसम आगे कैसा रहने जा रहा है। क्या अनुमान है सर कि बारिश होने की जो संभावना जताई जा रही है कब तक हो सकती है, और ओलावृष्टि को लेकर के कहां कहां पर खतरा है? देखिए, हम भाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग, क्योंकि खासकर ये दिसंबर जनवरी जो मावठे का समय होता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और अलग जो, लेकिन ये कहीं नहीं हुई है। राजस्थान में ये अमृतकाल का समय है। अगर ये मावठा गिर रहा है, ये एक पश्चिमी प्रणाली है मावठ, जो कि राजस्थानी शब्द है ये, और पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान से होके, राजस्थान से होके उत्तर भारत पे जाता है। तो राजस्थान में जो है आज वर्षा 23 तारीख को मिली है, जैसे जैसलमेर, पिलानी, गंगानगर, अजमेर वगैरह में मिली है, और ये कल इसका असर कम हो जाएगा और 26-27 तारीख को फिर से एक दौर वर्षा का मिलेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। दूसरी बात करूं कि जिस तरह की जो वर्षा अभी राजस्थान में हो रही है, खासकर उन इलाकों में ज्यादा फायदा है जहां पानी के कोई साधन नहीं है, और इससे खासकर जड़ों में, खासकर गेहूं की जड़ों में, सरसों की जड़ों में नमी आ जाती है। तो मुझे लग रहा कि
90% तो फायदे का काम है ये वर्षा का। और बहुत ज्यादा ऐसी तेज वर्षा नहीं हुई जो हमको आंकड़े मिले हैं 7-8 मिलीमीटर, गंगानगर में 9 मिलीमीटर, पिलानी में 7 मिलीमीटर। हाँ। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा वर्षा के नहीं है, और इसे अमृत कहा जाएगा क्योंकि ज्यादातर इसमें फायदा होगा। और फसलें ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो। छुटपुट ओले गिर सकते हैं, हवाएं 55 से 65 किलोमीटर चल सकती हैं, उससे फसलें गिर सकती हैं, कुछ जगह हो सकता है कि नुकसान हो। लेकिन इस मावट से, जो मावट शब्द है राजस्थानी शब्द है और पूरे देश में इसका प्रचलन है, तो इससे नुकसान कम फायदे ज्यादा हैं। और ये 24-25 तारीख को इसमें वर्षा नहीं मिलेगी, खासकर 26-27 में फिर से वर्षा की संभावना है, और 28 के बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। जब मौसम साफ होगा तो तापमान में गिरावट आएगी। और एक और चीज है, जो अभी पाला पड़ने की स्थिति होती है इन दिनों, तो जब ये नमी आ जाती है और वर्षा होती है तो पाला पड़ने की संभावना का जोखिम कम हो जाता है, यानी पाले से भी बचा जा सकता है इसके कारण से। तो हम मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में जहां भी वर्षा हुई है, पश्चिमी राजस्थान और थोड़ा बहुत पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, बहुत फायदे की स्थिति है। और 2 दिन ये, इसके बाद 26-27, इसके बाद आसमान साफ होगा और फिर ठंडक पड़ेगी, यानी मावठे से नुकसान कम, खासकर फायदे ज्यादा है। हाँ, जहां तेज हवाएं चलती हैं, जहां ज्यादा ओले गिरते हैं, बिजली गिरने की भी संभावनाएं होती हैं। हाँ। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां गरज चमक की स्थिति होती है वहां वाहन लेके ना निकले, कारों में ना निकले, और झाड़ के और बिजली के पोल के तार के पीछे कदापि खड़े न हो। अगर आप खेतों में हैं तो पेड़ के नीचे या बिजली के तार के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो, सुरक्षित स्थान में चले जाएं, या खेतों में उकड़ू बैठ जाए थोड़ा देर के लिए। ये फेनोमेना बहुत कम समय के लिए होता है, तो आप उकड़ू करके वहां खेत में बैठ जाएं, कि ट्रैक्टर के नीचे ना बैठे, और बोरियां होती हैं आपका प्लास्टिक की, उसमें बैठ जाएं तो बचा जा सकता है। तो सावधानी भी जरूरत है किसानों के लिए, सभी के लिए। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहूंगा ईश्वर को कि जो राजस्थान में ये मावठी की स्थिति है, बहुत फायदे की स्थिति है। ठीक है, और अब ये बहुत अच्छी सलाह भी आपने दी है सर, और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है, क्योंकि ना सिर्फ फसलों को बचाने की बात है, बल्कि इसमें किसानों को और आम लोगों के लिए एक कॉमन मैसेज है कि अगर कभी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, इसके बारे में भी ये बताया गया। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए मैं श्रीवास्तव सर को वापस से जोड़ रहा हूं। सर, इसमें अब मावठ की परिस्थितियां जो हैं और जो बारिश हो रही है, इसमें फसलों को और अच्छा बनाने के लिए किसानों को क्या और करने की जरूरत है? कुछ हिदायतें, कुछ ऐसी बात जो किसान अक्सर चूक जाते हैं, जिससे उनकी फसल और बेहतर हो सकती है। गेहूं में खासतौर से मैं कह सकता हूँ कि टिल्डिंग कितनी अगर हुई है, अगर उन्हें यह लगता है कि ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो वो एक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जो वो गेहूं के लिए बस कर सकते हैं। अदरवाइज इस समय और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉइस्चर मिलने पे रेनफेड एरियाज में खासतौर से जहाँ पे बारिश नहीं की, जहाँ पे उन्होंने सिंचाई नहीं की है, तो इस बारिश मिलने के कारण वो चाहें तो थोड़ी सी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, 10 से 20 केजी पर यूनिट नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, सिर्फ इतना करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं सर, कि तकनीकी रूप से हम, क्योंकि लगातार किसानों को टेक्निकली इक्विप्ड बनाना चाहते हैं, बेहतर तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल हो ताकि ग्रोथ ज्यादा बेहतर हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो सके, किसानों की इनकम बढ़ सके, तो इसके लिए हम कैसे कोशिश कर रहे हैं? या तो जन जागरूक अभियान, किसानों को मैसेज पहुंचे, हालांकि कई प्रयोगशालाएं बनती हैं जहां पर किसानों को भी जो है तकनीकों का फायदा मिल सके, बताया जा सके कि कौन कौन सी नई तकनीक आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा सके। यहां से भी कोई मैसेज आप देना चाहते हैं इस मंच से? बस यही कि अपनी फसल का ख्याल रखें। पाला जैसा बता रहे थे मिश्र जी की, कोई पाला पड़ने की भी संभावना कम हो गई है, अब बारिश हो रही है, और बस यही प्रभु कृपा रखे कि ओले ज्यादा ना पड़े, बड़े ओले ना पड़े। इस समय जो हो रहा है, पानी आ रहा है और फसल अच्छी होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि फसल अच्छी होने की उम्मीद है, और सिर्फ क्योंकि मौसम के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है, लेकिन आपने किस तरीके से फसल बोई है, कितना समय हुआ है फसल को, इस सब के ऊपर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी फसल कितना अच्छा हो सकती है। मैं वापस से नानूराम जी को जोड़ रहा हूं जरा। नानूराम जी, इसमें कई चीज़ें, देखिए मौसम तो अब अच्छा रहने जा रहा है, संकेत बड़े अच्छे मिल रहे हैं, और जैसा कि मिश्र जी ने बताया था कि 2-4 दिन का बात है, यानी कि ज़्यादा लंबा बारिश भी नहीं होनी है, ना ओलावृष्टि को लेकर के ज़्यादा कोई ऐसा संकेत है, हवा भी नॉर्मल ही है, तो सब कुछ ठीक ही रहने जा रहा है। तो यानी कि उम्मीद है इस बार कि अच्छी फसल होगी, कम से कम इस बार थोड़ा ठीक ठाक रहने की अनुमान है। शुभेंद्र जी,
किसान जैसे अमर में फसल बोता है तो वो ये अनुमान लगाता है कि 2 या 3 माउट हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन इस बार ना तो सर्दी पड़ी, क्योंकि सर्दी पड़ने पर भी लंबा दौर सर्दी का चल जाता है तो थोड़ी बनी रहती है तो उसकी ठीक हो जाती है, लेकिन सर्दी इस बार पड़ी नहीं। तो किसान चिंतित था कि साहब मेरी फसल से होगी। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप मेरे पीछे जो खेत है इनमें आप देखिए, ये फसल अब मावट के बाद में अलग ही कलर ले लेती है, अपना काला कलर ले लेती है। उससे पहले थोड़ा इसमें पीलापन था, तो ये अनुमान लगा रहे थे कि साहब इसकी जो बाद में अपन कटाई करेंगे तो इनकी पूलियां बांधना भी बड़ी मुश्किल थी साहब। अब जो फसल हुई है ये माउट हुई है, माउट होने से ये डबल हो जाएगी और ये बरकरार रहेगी। और अभी जो बता रहे थे भाई पाला पड़ने की, तो ये हकीकत बात है, माउट हो जाती है उसके बाद में पाला जमने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस क्योंकि धरती के अंदर नमी रहती है, सिर्फ धुआं बना रहता है, तो किसानों को हकीकत के अंदर अब डबल पैदा का अनुमान लगा सकता है। और 26 से 28 तक अगर दूसरी माउट बता रहे हैं तो वो तो एक तरह से अमृत पर अमृत है। और इस समय अगर हवा भी तेज चलेगी तो इतनी बड़ी फसल हुई नहीं है कि वो साहब गिर जाए, क्योंकि फसल जब गिरती है जब बालियों का बोझ हो जाता है उसके ऊपर, हाँ। बालियां पूरी निकल आती है, उसके बाद के अंदर हवा चलती है तो फिर बालियों के वजन से वो फसल गिर जाती है और फसल गिरने के बाद में उसमें फिर पैदावार कम हो जाती है। तो अभी तो हवा तेज चलने से भी ऐसा कोई नुकसान है नहीं, हाँ। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि एक भगवान की कृपा हुई है, प्रकृति ने साथ दिया है, किसान का सरकार दे या न दे, हाँ। लेकिन प्रकृति ने तो कम से कम अपने दया दृष्टि रखी है किसान पर, हाँ। कम से कम ये मौसम की मार इस बार नहीं रही है और कृपा रही है कि इस बार सब कुछ ठीक रहा और ये उम्मीद भी है कि इस बार अच्छी फसल हो सकेगी। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें जान रहा हूँ कि कुछ परेशानियाँ क्या क्या अभी चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं जब खेती किसानी करते हैं, तो उसमें इस वक्त की परेशानियाँ क्या हैं जो आप साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिसका समाधान हो ऐसा उम्मीद है आपकी? तो सर अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो किसान के पास एक ही समस्या होती है, अगर बॉर्डर के ऊपर फौजी लड़ने जाता है तो उसके पास संसाधन होनी जरूरी है, उसके AK-47 पिस्टल वगैरह सब कुछ होना। किसान की पिस्टल AK-47 है पानी। सरकार अगर किसान की तरफ पानी का ध्यान दे तो वो टाइम पर बुआई कर सकता है अपनी। अब किसान क्या करता है, जैसे अक्टूबर के अंदर, लास्ट अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर कम से कम बुआई होनी चाहिए तो फसल पक के तैयार अच्छी होती है, लेकिन उसकी मजबूरी ये होती है कि वो जो फसल बोता है वो बेचारी लास्ट तक क्योंकि के बिना वो पकती नहीं, तो न पकने से लेट करती है, ये लेट ये बुआई इसकी होती है। तो सरकार एक पानी की व्यवस्था कर दे, क्योंकि पानी के तो संसाधन है। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि नदी से नदी जोड़े, किसान खुशहाल हो। सरकार ने जोड़ी भी है 16 नदी जो, लेकिन जिन नदियों को इसमें और प्रोग्रेस लाए, जिन नदियों से देखिए बरसात के अंदर जो जहां पर पानी की मार होती है, जैसे यमुना नदी का पानी अपन इसके हथनी कुंडी साइड में छोड़ते थे पहले, तो वो छोड़ने से क्या है कि नुकसान होता था फसलों को, तो वो पानी अगर इधर की साइड में कोई नदी में छोड़ दिया जाए तो किसानों के वो पिस रिचार्ज हो जाएंगे कोई और पानी आ जाएगा। तो किसानों की सबसे ज्यादा समस्या तो ये मिट जाए कि सरकार की बेरोजगारी की मार मिट जाए और किसान को रोजगार मिल जाएगा। सबसे मोटी समस्या तो ये पानी की है, किसान की पानी की सबसे बड़ी। उसके साथ में जी हाँ एक जागरूकता की कमी है किसान के लिए। जो भी सरकार अगर कोई निकालती है फायदे की कोई भी स्कीम निकालती है तो किसान तक पहुंच नहीं पाती। किसान को यही पता नहीं रहता कि हाँ ये पहुंच पाती, जागरूकता की कमी है साहब। तो पंचायतों को या जो भी ये कृषि तंत्र जिनके बने हुए कृषि विभाग वगैरह, उन लोगों को भी इतना मजबूत करना चाहिए कि या इनकी किसानों की कम से कम भी मीटिंगें होनी चाहिए या इनको जागरूक करना चाहिए साहब आपके लिए फायदे। तो किसान इसलिए साहब इनसे दूर रह जाता है। तो किसान असल में क्या है कि हमें अपने किसानों को बहुत ज्यादा टेक्निकली इक्विप्ड बनाने के लिए हमें जानकारी साझा करना, उन तक वो जानकारी पहुंचे जो ऊपर से शुरू होती है वो नीचे ग्राउंड तक आकर के पहुंच पाए, ये बहुत हद तक कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए मैं श्रीवास्तव जी से भी मेरा सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो तकनीकों के बारे में उनका थोड़ा सा अभाव रहता है। बहुत जो जागरूक किसान होते हैं उनको पता चल जाता है, भाई वो जानकारी निकालते हैं, खोजते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं हमारे भाई जिनको ये जानकारी तकनीकों के माध्यम का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से उनकी फसलों को उतना फायदा नहीं मिल पाता है। मैं इसमें श्रीवास्तव जी को जोड़ रहा हूं वापस से। श्रीवास्तव जी, एक चीज ये भाई, दो परेशानियां यहाँ पानी को लेकर के संकट, हालांकि उसको लेकर के सरकार पॉलिसीज तैयार कर रही है ना। मध्य प्रदेश से भी अभी एग्रीमेंट साइन हुआ, तो जल्द इसका इंप्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन उस पर प्रोसेस चल रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, भाई आपके क्षेत्र में अगर पानी की थोड़ी सी कमी है तो उसके आधार पर भी हमें अपनी फसलों को तय कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अब पानी की कमी है तो हम पानी वाली ज्यादा जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है वैसी ही फसलें उगाएं। थोड़ा सा इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा
दो तरफ से ही प्रॉब्लम है। हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कृषि 6.5 साल कृषि विज्ञान केंद्र भी मेरे विश्वविद्यालय में थे, मैंने देखा है कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक जो किसान हैं, वो किसान तो आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर, उससे ज्यादा दूरी वाले किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से कोई कांटेक्ट नहीं रखते, न किसान रखते हैं न कृषि विज्ञान केंद्र वाले रखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वालों को लगता है नहीं वो बहुत दूर है, कौन जाए उनके तक, और किसानों को लगता है नहीं ये लोग बहुत दूर हैं, कौन जाएगा। मैं ये कहूँ किसानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, ये उन कृषि विज्ञान केंद्रों से नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, सलाह लेना उनका अधिकार है, और कृषि विज्ञान केंद्र के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वो नॉलेज दें। तो अगर उन तक कृषि विज्ञान केंद्र के लोग नहीं पहुंचते हैं, वो उन तक पहुंचे, उनके ऊपर दबाव डालें कि नहीं आप आके बताइए हमारे यहाँ कि ये प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉल्व करें। और एक बार ये हो जाएगा, क्योंकि रोज रोज बताने की जरूरत है नहीं, एक बार पता चल गया तो बाकी तो किसान खुद ही बहुत समझदार है और बहुत ही नॉलेजेबल है। वो अपने हिसाब से नॉलेज को, जो टेक्निकल नॉलेज, जो नॉर्मल टेक्निकल चीजें हैं, उनको वो अपने हिसाब से ढाल देता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी किसान बंधुओं से कि आप अपने जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र, कितने जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्रों से कांटेक्ट करें और उनसे बताएंगे नहीं भाई हमारी ये परेशानी है, आप हमें बताइए, और उन्हें बुलाइए अपने यहाँ कि आप फला दिन ये काम करिए। अगर वो अच्छा, नहीं आते एक चीज इसमें श्रीवास्तव सर ये भी हो सकती है, एक सुझाव के तौर पर ही है कि भाई अगर किसान के वाकई में, अगर क्योंकि किसान का डेली रूटीन इतना हार्ड होता है, इतना पैक रहता है कि वो कहीं बाहर दूसरे कामों की तरफ ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, और दूसरा उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है। जिन किसानों ने शुरुआत कर दी, आना जाना शुरू कर दिया है, वो शायद उनको समझ में आएगा कि इसके क्या फायदे हैं, तो वो जरूर जाएंगे। जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या ग्रामीण स्तर पर, गांव में जो पंचायतें हैं, वहां पर जाकर के कलेक्टिवली एक पंच को ये तय कर दिया जाए कि भाई आप अपने गांव के लोगों को बुला लीजिए, तो वहां पर आप अगर समझाएं तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा भी मिल पाएगा। ये तो इससे मैंने शुरू करने की कोशिश की थी कि हर पंचायत को हम किसी विज्ञान केंद्र से जोड़ दें, कि किसी विज्ञान केंद्र में जो भी एक्टिविटीज हो वो उनके यहाँ बाकायदा टेलीकास्ट होती रहे, और वो 2 वे उसमें ट्रैफिक हो जाए नॉलेज का। लेकिन वो कुछ कारणवश मेरे छोड़ने के बाद नहीं हो पाया। लेकिन किसान जो है उसको ट्राई करे, अपने ग्राम पंचायत से लिखवाए कि आप फला दिन आप हमारे यहाँ आइए और आके हमारे किसानों को बताइए। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो अपने आपका जो आपके यहाँ तो वो राजस्थान में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, चारों कृषि विश्वविद्यालय के जो निदेशक प्रसार होते हैं उनके अंदर में सारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उनको लिखिए। अगर वो नहीं सुनते तो कुलपति को लिखिए, कोई तो सुनेगा। उनको लिखिए कि नहीं, आपके कृषि विज्ञान केंद्र के जो वो होते हैं एक्सपर्ट हैं, SMS बोलते हैं उन्हें, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो लोग एक टाइम तो कम से कम पहुंचे, ठीक है, महीने में एक बार आए, सीजन में कम से कम 1 से 2 बार पहुंचे वो उस गाँव में, उस ग्राम पंचायत में। ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए। कलेक्टिव इसमें स्टेप उठाने की जरूरत है, मिलकर के साथ बढ़ने की जरूरत है, तभी इसमें कुछ हो पाएगा। अपने यहाँ ये यही है, हम बदल नहीं सकते। जो भी सरकारी सेवा में आ जाता है वो अपने को बहुत बड़ा, लेकिन इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा सर। और केवल उस प्रवृत्ति को नहीं, लेकिन उसके चलते जो पब्लिक है, पब्लिक को भी अपना बदलना पड़ेगा। तो हमारे ही पब्लिक के ही लोग अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रवृत्ति अधिकारियों को बदलनी चाहिए कि कैसे जो जनता की सेवा के लिए, क्योंकि उनकी नियुक्तियां हुई हैं, और जनता को अपने अधिकारों के बारे में समझने की जरूरत है कि उनके अधिकार क्या हैं, और उन्हीं अधिकारों के साथ उनको वहां पर जाने की जरूरत है। तो ये हमारी ये चर्चा रही है, हमारी कोशिश रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए मावट का जो फायदा है और साथ ही जो नुकसान की संभावना है उसको लेकर के हम बात कर पाएं, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, क्या उनके उपाय हो सकते हैं, और आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहने जा रहा है उसको लेकर के हमारी कोशिश थी हम जान सके। इसको लेकर के मिश्र जी हमारे साथ थे, गुरुदत्त मिश्र जी, उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका। RC श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, सर बहुत शुक्रिया आपका। और नानूराम जी हमारे साथ किसान नेता हमारे साथ जुड़े। नानूराम जी बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मावट की फुहार
कई खुशियां लेकर के आए, लेकिन जो ओलावृष्टि हो रही है कितना नुकसान पहुंचा सकती है उसको लेकर के यहां हमने बात की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।